Hi friends, how are you? So today is 24th January, day 22 of session और आज देखते हैं काफ़ी कुछ है न्यूज़पेपर में। आज पेज 1 पे ही था कि बीजू पटनायक का एक मेमोरियल टाइप बनाया जा रहा है इंडोनेशिया एम्बेसी में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक तो इंडोनेशिया का क्या है कि उसको रूल कौन करता था, डच करता था। कई बार 3-4 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लिया कीजिए। एक तो डच कॉलोनियल था। बीजू पटनायक, आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ये याद रखिएगा कि ही वॉज अ पायलट ऑल्सो। और जब एयरक्राफ्ट में इधर से उधर जाते थे तो वो बल्कि इंडियंस को बूस्ट करने के लिए कई बार चिट्ठियाँ ले जाते थे, कभी कुछ पार्सल्स ले जाते थे। तो ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ही वॉज अ पायलट। यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि रिपब्लिक डे परेड पे कोई नहीं आ रहा है, तो कई बार कुछ पुराने बेसिक क्वेश्चंस आ रहे थे। तो याद रखेगा 1950 में ही वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट। इंडिया का जो फर्स्ट रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे तो आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे पे हमारे जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे, ही वॉज प्रेसिडेंट सुकार्नो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ये ज़रूर याद रखिए, कई बार रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं क्योंकि इस बार कोई नहीं आ रहा है रिपब्लिक डे पे, ये ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं किसान, तो इस वजह से कई बार पूछ लेते हैं कि कुछ अजीब से क्वेश्चंस। तो हम सोचते हैं कि ये कैसे पूछा, क्यों पूछा, तो ये ऐसे निकालते हैं ये क्वेश्चंस। दूसरा पेज 6 पे था कि वो शिवामोगा का कि अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे जो एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन हुआ है। तो इसमें देखो कितना बड़ा लिखा है कि अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मली यूज्ड इन द माइनिंग एरियाज। हेडलाइन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि शिवामोगा ब्लास्ट एक्सपोजेस इलीगल माइनिंग। तो कई बार ना हम सोचते हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम जो पढ़ते हैं जनरल साइंस, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आई वॉज एबल टू सॉल्व दोज पेपर्स। तो और मेरे पास बल्कि साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं कॉमर्स से रहा हूँ शुरू से, तो कैसे कर पाता था कि मैंने कभी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ी 9th-10th की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर पढ़ भी लूँगा तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, मुझे याद नहीं रहेगा। बट मैंने आज तक 1 या 2 बार होगा कि मैं साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, नहीं तो हर बार मैं करता था। कैसे करता था, अब देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे ऊपर, तो हम देखिए अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मली यूज्ड इन माइनिंग एरियाज, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ महीने पहले लेबनान में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तो पता चला था वो उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट था। तो अब जैसे कोई होता है कि इसको इतना सा पढ़ा, ठीक है, छोड़ दिया। अब मैं क्या करता था, इनमें से न्यूज़ अगर जैसे अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ना चाहा, मुझे एकदम से क्यूरियोसिटी हुई कि नॉर्मली यूज्ड इन माइनिंग एरियाज, अच्छा ऐसा क्या है इसके अंदर। तो मैं इसलिए साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। जो जो मेरी तरह कॉमर्स आर्ट्स इन सब बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से, जिनको केमिस्ट्री फिजिक्स समझ नहीं आती, मुझे तो इतना भी नहीं पता ये अमोनियम नाइट्रेट अगर आया तो ये केमिस्ट्री की लाइन है या फिजिक्स की लाइन है। तो मतलब दो आई नो, बट जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे उस टाइम नहीं पता था। तो इन चीज़ों को अगर आप यहीं से पकड़ना शुरू कर दें ना, तो आपको प्रीलिम्स के लिए जनरल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जो लोग पढ़ेंगे और जिनको नहीं आता बिल्कुल भी, वो तब भी सॉल्व नहीं कर सकते, मेरे से आप गारंटी ले लीजिए। अब एमोनियम नाइट्रेट पढ़ा तो मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए कि एमोनियम नाइट्रेट जो है एक नाइट्रोजन रिच। अब इसको नोट्स कैसे बनाऊंगा, मैंने थोड़ा सा लंबा लिखा है, आपको हर बार मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ, आप भी थक गए होंगे सुन के। बट कैसे लिखिएगा, एमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन रिच है, नाइट्रोजन रिच ज़रूर लिखिएगा, क्रिस्टलाइन है, सॉल्यूबल इन वाटर है, ये ज़रूर याद रखिएगा, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। कई बार पूछ लेते हैं 3-4 स्टेटमेंट्स में ना, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप तो आता नहीं, सीधा एमसीक्यू पूछते हैं 80 क्वेश्चंस में। तो एमोनियम नाइट्रेट पढ़ा। और क्योंकि ये चलिए शिवमोगा का इतना ज़रूरी नहीं होगा, बट जो ये लेबनान में ब्लास्ट हुआ था तो उस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। हो सकता है आपने उस टाइम न्यूज़पेपर में अपने पढ़े होंगे तो नोट्स बना लिए होंगे, मैं तो जनवरी से शुरू किया तो मेरे को मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बता दूं। अब इसके यूजेस क्या हैं, कई बार आपको अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और उसके 3-4 यूजेस लिखे हों, या केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर लिख के पूछ लिया हो कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें अमोनियम नाइट्रेट हो। आप सोचो कि मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव है, तो याद रखेगा। ठीक है, एक तो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में इंग्रेडिएंट है ये। एनेस्थेसिस गैसेस बनती हैं, कोल्ड पैक्स बनते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। मेन इंग्रेडिएंट जो है ये कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स जो माइनिंग में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, जिसमें बेसिकली पहाड़ों के जो पत्थर के पहाड़ होते हैं, ग्रेनाइट के लगा लो या रॉक्स के लगा लो, उनको फोड़ा जाता है ताकि फिर वो थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे तो वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल होंगे। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव बेसिकली क्या है, ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। याद रखिएगा, प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो है इज़ नॉट एन एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन, ये ऐसे एक्सप्लोजिव नहीं है। अब मतलब आप ये समझिए कि पेट्रोल अपने आप नहीं जल जाता, अगर कोई माचिस डालेगा तो जलेगा,
वैसे ही एमोनियम नाइट्रेट ऐसे कुछ नहीं है, अगर इसके अंदर फ्यूल डाला जाता है तो ये एक्सप्लोसिव बनता है, और उसके साथ फिर आरडीएक्स या टीएनटी भी रिक्वायर्ड होता है जब इसको एक्सप्लोजिंग करना हो। ये एक्सप्लोसिव अगर आप इतना ना पढ़ना चाहें, इट्स ओके, बट ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ना, एमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन रिच है, क्रिस्टलीन है, सॉल्युबल इन वाटर है, ये याद रखिएगा। कॉमन इसके ये किस किस में यूजेस में आता है ये याद रखिएगा ज़रूर, और ये इटसेल्फ इट्स नॉट अ एक्सप्लोसिव। और एक पेज 6 पे ही था ये, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि स्टेट से रिलेटेड है, बट कई बार ना पूछ लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जैसे यूजनेट है, उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क, ये किसके मेजर ग्रोथ के लिए है? ये नैनो और माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए है, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो जो अपनी बुक्स नहीं मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते, सब कच्चे में चल रहा है, फॉर्मली नहीं है, मतलब ये लोन्स वगैरह भी लेते हैं तो ज़्यादातर ब्याज बट्टे पे लेते हैं, मतलब बैंक से नहीं लेते, फॉर्मल सेक्टर से नहीं लेते, इधर से ले लिया उधर से ले लिया, मार्केट से उठा लिया पैसा, उनको इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी और ग्रोथ में भी। एक आज पेज 7 पे था, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, किसको दिया गया है ऑर्डर? हिंदुस्तान। मैंने बताने का मतलब यही था कि बस एक याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड भी है, यही हेलीकॉप्टर्स ये सब बनाती है, डिफेंस की इक्विपमेंट्स अगर जो भी वो बनना होता है। और हैरोप जो है ये याद रखिएगा, हैरोप ये लॉयटरिंग ड्रोन है फ्रॉम इसराइल, ये याद रखिएगा, जो हमने इंडिया ने लिया है। हैरोप जो हैरोप नाम याद रखिएगा, लॉयटरिंग ड्रोन है इसराइल से। और लाइट ये हेलीकॉप्टर जो है ये बेसिकली रिप्लेसमेंट है चीता इन चेतक की, याद रखिएगा। जैसे जो आजकल तो हम नाम ले देते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, पहले नाम हुआ होता था चीता और चेतक। कई बार पूछ सकते हैं कि चीता और चेतक क्या थे, तो याद रखिएगा दे वर हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। अब लॉयटरिंग ड्रोन्स का एक बारी थोड़ा सा पढ़िए आप, ये व्हाट इज दिस। ये एक लॉयटरिंग का मतलब पता है क्या होता है? वैसे हिंदी में बताऊं, लॉयटरिंग का मतलब आवारागर्दी, मतलब ऐसे ही घूमना। जैसे सपोज करिए अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप चल के जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू हैव अ पर्पस, यू आर गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। और एक होता है मटर गश्ती कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस वैसे ही घूम रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉयटरिंग। ये एक इंग्लिश मीनिंग है। अब ड्रोन्स के लिए इसका क्या मतलब है कि अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि इट इज़, पहली बात तो एंटी रेडिएशन ड्रोन है, और अपने आप ही दैट कैन ऑटोनॉमसली होता है ऑन इट्स ओन, होम इन ऑन रेडियो मिशन। और लॉयटर द बैटल फील्ड का मतलब है कि ये बैटल फील्ड पे जाएगा, घूमेगा, बिना किसी पर्पस के भी घूम सकता है और पर्पस के साथ भी, और अपने बाय सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इनटू देम, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रक्ट करके और वहाँ के अटैक को टारगेट कर देगा। मतलब जैसे ह्यूमन बॉम्ब्स नहीं होते, जब जाते हैं भीड़ में जाते हैं और अपने आप पे बम लगाया और फोड़ लिया और खुद भी मरे और दुनिया को भी मार गए, तो वैसे ये कर सकता है। मटर गश्ती करने गया, इसको अपना टारगेट दिखा, ये अपने आप को फोड़ लेगा और वहाँ को उसको अटैक को बर्बाद कर देगा। ये ऑटोनोमसली भी कर सकता है, अपने आप भी, अपने अंदर भी दिमाग इसके ये लगा के चलो, और अगर आप ऑपरेट करना चाहो तो आप भी ऑपरेट कर सकते हो, ह्यूमन इन द लूप मोड भी कर सकता है। और अगर इसको वहाँ पे अपना टारगेट नहीं दिखा, ये घूमते, सपोज करो ये इसका मतलब ये है कि ये घूमता फिरता जा रहा है, इसको अपना टारगेट दिखा तो ये अपना को भी फोड़ लेगा, उसको भी फोड़ देगा। आप अगर कंट्रोल करना चाहो वैसे भी कर लेगा, और अगर इसको अपना टारगेट नहीं देखेगा तो घूमते फिरते वापस भी आ जाएगा बेसिकली। एक पेज 7 पे ही था, इंडिया फ्रांस की एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये याद रख लेगा थोड़ा। ऑन इट्स ओन इन्होंने इस बार थोड़ा रियल उसमें सिचुएशंस में काफ़ी एक्सरसाइज करी है, तो याद रखेगा एरियल एक्सरसाइज मतलब होता है जो एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज होती है, जैसे हमारी एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स आपस में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखेगा। ये मतलब छोटी बात ना मानो, जो नए नए आते हैं ना कई बार याद नहीं, बस समझ नहीं आता उनको एयर एक्सरसाइज क्या है, नेवल एक्सरसाइज क्या है, इसलिए बता रहा हूँ। और एक पेज 10 पे था कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव इन द टेलीकॉम सेक्टर। पहले तो वर्ड याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जो है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम कई बार सोचेंगे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव किससे रिलेटेड होगा। जैसे पिछली बार आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट में, ये सॉरी कुछ मैनेजमेंट आया था वेस्ट का, ये किससे रिलेटेड है, तो उसमें ऑप्शंस भी ऐसी दे दी थी, ये वेस्ट से रिलेटेड है, प्लास्टिक से रिलेटेड है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा ये नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, और अंडर द करंट रूल्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिक्योरिटी ब्रीच इन द नेटवर्क।
और ये मैंने लिखा हुआ है राइट में भी कि विच विल मैंडेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। ठीक है, इतना करने के बाद इस पर नोट्स बनते हैं। वो देखिए कि क्या है कि हुआवी और ZTE पे ना चाइनीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके ऊपर ग्लोबली स्क्रूटनी चल रही है, क्योंकि वो ना बैकडोर वनरेबिलिटीज़ उनके अंदर ज़्यादा है। बैकडोर का क्या होता है कि वो लोग कोई ना कोई चिप या कुछ भी लगा देते हैं, जिससे जब आप बात कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो और या आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो इन्फॉर्मेशन चाइना पहुंच जाती है, उनके हेड क्वार्टर्स पहुंच जाती है। तो सपोज़ करिए आज हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं और 100 करोड़ अगर हुआवी यूज़ कर रहे हैं, ZTE यूज़ कर रहे हैं, तो सारी हमारे लोकल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो सारी की सारी, अब हो सकता है कोई डिफेंस वाला आदमी भी यूज़ कर रहा हो या पुलिस का आदमी यूज़ कर रहा हो, तो उनको हमारी डे टू डे लाइफ की इन्फॉर्मेशन रहेगी कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इंडिया में। तो सेंटर ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्या होता है, अब फ़ोन से तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, बात करोगे तभी तो आप कोई बात इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे ना। तो उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट करने को कहा है। ठीक है, ताकि कोई भी बैकडोर या ट्रैप डोर वल्नरेबिलिटीज हों टेलीकॉम नेटवर्क्स में, तो वो बचाई जा सके और इलीगली कोई भी एजेंसीज पे हमारी इंफॉर्मेशन जा रही हो उनको रोका जा सके। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव क्या है ये देखिएगा। उन्होंने कहा है कि अपने टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को 2 सोर्सेस में डिवाइड करिए, ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड। ध्यान से एक एक पॉइंट लिखिएगा, ट्रस्टेड नॉन ट्रस्टेड। ठीक है, और जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव है वो ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड कैसे पता करेगा, ये पता करेगा, वो डिफाइन कौन करेगा कि ये डिवाइस ट्रस्टेड है या नॉन ट्रस्टेड है, वो करेगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है, नीचे देखिए, ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो जो डिवाइस करेगी मेथोडोलॉजी कि इसको ट्रस्टेड प्रोडक्ट कहना है या नॉन ट्रस्टेड कहना है। उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के पास आ गई बात, ये ट्रस्टेड नॉन ट्रस्टेड है, मगर जो ये डिसीजन है ना वो कौन लेगा, कैसे लेगा, जब डिसीजन लेगा अप्रूवल होगी पहले नेशनल सिक्योरिटी कमिटी की ऑन टेलीकॉम। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी टेलीकॉम की अथॉरिटी अप्रूवल होगी तो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव डिसीजन लेगा। और ट्रस्टेड नॉन ट्रस्टेड प्रोडक्ट के बारे में उसको कौन बताएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, मतलब समझ के चलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सबसे ऊपर, फिर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव और उसको हेल्प करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और इसको हेड कौन करेगा, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और उसमें मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्रीज़ के भी और इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे इंडस्ट्री के भी। और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को उन्होंने कहा है कि देखिए जो पुराने आपके डिवाइसेस चल रहे हैं मैंडेटरी नहीं है उनको चेंज करना या कोई दिक्कत देना, आपको अपनी जो एनुअल मेंटेनेंस चल रही है वो करते जाइए, या कोई अपग्रेड करना ओल्ड इक्विपमेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। जो मगर न्यू डिवाइसेस हैं उनको आपने ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स में ही चलाना है। ये ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में कई बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं 3-4 कि इस डायरेक्टिव के तहत जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मैंडेटरी रिप्लेस करना है ओल्ड और एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, तो वो मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखिएगा। और जो उनकी, और ये इम्पैक्ट भी नहीं करेगा जो उनकी एनुअल मेंटेनेंस चल रही है या अपग्रेड चल रहा है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट जो न्यू डिवाइसेस होंगे उनको वो ट्रस्टेड प्रोडक्ट में ही चलाना है। ठीक है, और एक आज पेज 6 पे भी आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमीशन का 3-4 दिन से चल रहा है कि वो चाह रहे हैं पंचायत के इलेक्शन, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वहाँ का रिटायर हो रहा है, तो वो चाह रहा है पहले ही इलेक्शन हो जाए, और वो कह रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही तो भी ना हो। तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं निकलता, बट आप पॉलिटी में इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। एक ताइवान के ऊपर था, ताइवान ने कहा कि हमारे ऊपर ये जहाज़ चलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं बहुत सारे जहाज़ आ रहे हैं चाइना के, तो थोड़ा सा ताइवान देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं है। ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं इसको। ये चाइना से इंडिपेंडेंट हुआ था ये 1949 में, जब से ये इंडिपेंडेंट नहीं चल रहा है चाइना से, बट जो चाइना है वो अपने आप को कहता है कि ये मेरा प्रोविंस है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। ठीक है, ये साउथ चाइना सी में है बेसिकली, वेस्ट में इसके क्या बॉर्डर्स लगते हैं देख लीजिए, फिलीपींस है, जापान है, चाइना है। और ये देखिए, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी आउटसाइड द यूएन, क्योंकि यूएन इसको अपना पार्ट नहीं मानता है। बेसिकली चाइना इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं मान सकता कि भैया यूएन कहे कि भैया ताइवान मेरा मेंबर होगा अलग से, तो वो चाइना का पार्ट ही मानता है ताइवान को। जैसे सपोज करिए हरियाणा पंजाब जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है, इंडिया एक पार्ट है, तो उन्होंने इसलिए ऑब्लाइज किया हुआ चाइना को कि चलो चाइना कहता है कि हम वन चाइना है, तो चाइना को ही बना रखा है, बट ताइवान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन। एशिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट ये याद रखें, इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये याद रखेगा कि यूएन के बाहर की बॉडी में अगर कोई लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो ताइवान है और मोस्ट पॉपुलस है। और थोड़ा सा अगर ये मेंस वालों के लिए भी लिख लीजिए कि ग्लोबल लीडर है ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी हार्डवेयर्स में,
ठीक है? थोड़ा-सा ये कई बार पूछ सकते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। साइंस पेज पे आज बहुत अच्छा था कि फ्लैश ड्रॉट्स के बारे में। अब ये 1979 में जो हुआ था, तो याद देखिए फ्लैश ड्रॉट्स आपके दिमाग में आए तो है क्या? कि वो ड्रॉट्स हैं, ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ जाना। वो ड्रॉट्स हैं जो बड़ी क्विकली ऑकर होते हैं, जल्दी-जल्दी ऑकर होते हैं। क्योंकि इसमें जो सॉइल का मॉइस्चर है ना, नमी जो है, आपकी मिट्टी की नमी जो है, वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके सेवरल फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक एनॉमलीज़। एनॉमलीज़ क्या होता है? बदल जाना। मतलब सपोज़ करिए कि आप कहते हैं ना कि यार हम 5 आदमी बैठे हैं, ये एक आदमी हमारे में सूट नहीं कर रहा है क्योंकि ये बोलता ही नहीं है, हम 4 आदमी इतना बोल रहे हैं, चुपचाप बैठा है। तो वो एनॉमली है। बेसिकली उसको एनॉमली कहा जाता है। जब एटमॉस्फेयर में कुछ अजीब-सी हरकतें होने लगे, उसको एनॉमली कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर कई बार आता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो हम सोचते हैं वो मतलब सूखे से क्या रिलेटेड है, तो वो भी रिलेटेड है, याद रखिएगा। और ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ये याद रखिए। एंड दिस कैन लीड टू मोर एंड मोर फ्लैश ड्रॉट्स। तो ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से हमारे वहाँ ड्रॉट्स ज़्यादा, फ्लैश ड्रॉट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई बार हमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट की बहुत चल रहा है यूएस की वजह से। तो अगर क्वेश्चन आता है और 3-4 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो हमें उस टाइम नहीं याद आता कि यार ग्लोबल वार्मिंग से ड्रॉट्स हम, क्योंकि उस टाइम हमें प्रेशर इतना होता है ना 100 क्वेश्चंस और 2 घंटे में सॉल्व करने का, और इतनी लेंदी स्टेटमेंट्स देते हैं ये लोग कि उस टाइम आदमी ना इरिटेट हो जाता है, दिमाग नहीं काम करता। 30-40% तो दिमाग कम हो जाता है काम करना। तो अगर आपने लिखा होता है ना, तो आपको बड़ा ईजी रहता है। तो कि ग्लोबल टेम्परेचर से फ्लैश ड्रॉट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर ये स्टेटमेंट होता है, उस आदमी सोचता है यार फ्लैश ड्रॉट को कैसे कनेक्ट करूँ? अभी आपको ईज़ी लग रहा होगा, बट उस टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो अगर हम कहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट गोल को अगर हम फॉलो कर लें, मीट कर लें, तो ये फ्लैश ड्रॉट्स हमारे डाउन हो जाएँगे। अगर टॉप 5 फ्लैश ड्रॉट्स की बात करी जाए 1951 से आज तक के, तो सबसे ज़्यादा सीवियर जो था 1979 का था, फिर 2009, फिर 1951, फिर 1986, 2005। ऐसा नहीं है कि 1979 के बाद हुआ नहीं, पर बहुत सीवियर था वो। और क्रॉप प्रोडक्शन में भी सीरियस इम्प्लीकेशन होगी इसकी। अब हम क्रॉप इम्प्लीकेशन प्रोडक्शन तो सोच सकते हैं कि सूखा पड़ गया तो क्रॉप कम होगी, बट इरिगेशन डिमांड भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि हम कई बार ना उससे कनेक्ट नहीं कर पाते डॉट्स। यार डिमांड इरिगेशन की क्यों, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्यों बढ़ जाएगी? तो देखिए सूखा पड़ेगा तो हम ग्राउंड वाटर निकालेंगे, इरिगेशन जो कैनाल्स वगैरह से होती है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर रेनफॉल नहीं हुई तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा इन चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लेंगे ना, इम्पैक्ट मतलब एरो बना बना के कि कैसे मैंने कनेक्ट करने डॉट्स, तो आपको पेपर करना ईजी हो जाता है। और आज एक कोल को लेके भी था कि गवर्नमेंट कह रही है कि कोल की हम डिमांड पूरी करेंगे, कोई नहीं ये वो, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट थोड़ा सा ना आप अपने ये देख लीजिए कि कई बार जब हमारे को सेक्टर पूछ लेता है ना कि हमारी कितनी डिमांड, जैसे अगर सपोज करिए कि हमारे को कह दें कि भैया जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें 80% कोल का हिस्सेदारी है। आप जनरली कह रहा हूँ, इस मेरा ये दिखाने से पहले आप सोचिएगा, आपको दिमाग में नहीं आएगा यार 60 है, 70 है, कितनी है, या 60% आ रहा है। तो इसलिए मैंने बना के दिया कि थर्मल एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूट करता है, 56%, हाइडल 13%, सोलर 7.9, फिर विंड, फिर न्यूक्लियर एनर्जी 2%। तो याद रखिएगा थर्मल सबसे ज़्यादा करता है बट 56% है। मोर देन 50% आए तो यू कैन से राइट, बट कई बार ऑप्शन आ जाती है 70% डिमांड हमारी वहाँ से, तो उस टाइम याद नहीं रहता है। तो ये चार्ट बना लीजिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं देख रहा हूँ कुछ नए आए हैं, और मैं देख रहा था, आई डोंट नो व्हाट, मैं नाम भूल गया, आई थिंक अर्चना इज़ देयर। वो अर्चना, मैं आपको और आप जैसे जो भी आए हैं नए नए, जो अगर आपके तो कमेंट से मुझे पता चल गया, क्योंकि आपने 4-5 वीडियोस को एक साथ कमेंट करा है और लेटेस्ट को भी करा है, और बाकी भी होंगे जो देख रहे होंगे, पुरानी भी और नई भी। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग में प्रेशर मत क्रिएट करिए। इतना दिमाग में प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आप तंग हो जाओगे। एक साथ सारी वीडियोस देखने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हमारे साथ भी होता था कि हमारा 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद हो जाता था, तो हम सोचते थे जल्दी-जल्दी पढ़ो, जल्दी-जल्दी पढ़ो। कभी भी ऐसा मत करिए, बहुत तंग होता है आदमी, ध्यान से समझ नहीं पाता है। देखिए ना, आप कहाँ तो एक दिन 15 मिनट सुनना है और एक दिन हम सोचो 2 घंटे सुन लें। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक डेली का करंट का पढ़िए और एक पुराना सुनिए। उससे नोट्स बनाइए, उससे आपको ये ईज़ी हो जाएगा कि अगर आप एक करंट पढ़ेंगे, एक पुराना पढ़ेंगे, इतना तो कर सकते हो आप, क्योंकि खुद आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मेरा भी सुन रहे हैं, और भी पता नहीं कितने एनालिसिस सुनते होंगे। तो अपने दिमाग में इतना ज़्यादा हीट मत क्रिएट कीजिए। और जो भी नए आए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर किसी को जब टाइम मिले तो जो मैंने 1.5 घंटे का, क्योंकि है वो 1 डेढ़ घंटे का,
कैसे पेपर सॉल्व करते थे हम लोग, वो भी देखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर एक फेमस हमारा जो रिपीट करते हैं डायलॉग, वो बोल देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। अगर आपको लगे कि कोई न्यूज़ मैंने छोड़ दी, पता है वैसे तो मेरे को आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि आज बहुत टाइम लगा मुझे, 3 साढ़े 3 घंटे। बट मैंने कोई छोड़ी नहीं है, बट अगर किसी को लगता है कि छोड़ी है, हो सकता है मैंने पर्पसली छोड़ी हो क्योंकि उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। अगर आप ये आज देखेंगे, क्या नाम है, ये हेलीकॉप्टर वाला भी मैंने तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं करा क्योंकि एक एरो शो होने वाला है, देखिए February 3 में, तब ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल्स आ सकती हैं। आपको लगता है कोई न्यूज़ छोड़ दी मैंने, ऐसे कोई नहीं थी, तो मेरा यकीन कीजिए मैं कोई न्यूज़ नहीं छोड़ी होगी। हो सकता है आप किसी इर्रेलेवेंट न्यूज़ को आप ज़रूरी डाल रहे हो, या किसी पर्सनल व्यूज़ को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, या अगर आपको लग रहा हो कि ये इन्होंने क्यों नहीं कवर किया, आप बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसकी डिटेलिंग कर सकता हूँ कि ये क्यों नहीं किया गया, ये क्या वजह थी। लाइकली टू तो नहीं था, पर्सनल व्यूज़ तो नहीं थे, वो मैं समझा सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, हैव अ हैप्पी संडे, एन्जॉय कीजिए संडे को, और इतना प्रेशर मत लीजिए, अपने आप भी नहीं सो पड़िए, और एक लेक्चर नया, एक लेक्चर पुराना। और एक वही रिक्वेस्ट मेरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि अगर अच्छा लग रहा है तो, ताकि लोग आएँ और चैनल की ग्रोथ हो, ताकि हम लोग और चीज़ें लाएँ। अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी हम अच्छा लगेगा कि चलो हम इतने लोग आए हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ रही हैं। ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा जितने लोग सुन रहे हैं मेरी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों की है, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।